Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about socialism in Europe and the Russian Revolution पार्ट 5। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमने अपनी कल की वीडियो में बात की थी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के बाद क्या बदला। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो बोल्शेविक, तो देखिए बोल्शेविक किसे कहते हैं, यानी कि जो एक रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी, उसे बोल्शेविक पार्टी कहा जाता था। तो बोल्शेविक जो थी एक तरीके से रूस पर पूरी तरीके से नियंत्रण करती थी। तो बोल्शेविक की जितनी भी निजी संपत्तियां थी, अब हुआ क्या था अक्टूबर क्रांति के बाद, उसको पूरी तरीके से उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और उसको सरकार के नियंत्रण में ला दिया गया था। और जो बोल्शेविक की एक तरीके से पूरी ज़मीन थी, उसको संपत्ति एक तरीके से सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था और किसानों को समानतों की ज़मीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी। और शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए थे, ताकि बेघरबाद ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुराने पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां जो है वो बदल दी गई थी। साल 1918 में, यानी कि 1918 में किया गया था कि एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सोवियत टोपी यानी कि बुदिया नौका का चुनाव किया गया था। तो बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि बोल्शेविक रख दिया गया था। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों के लिए बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। तो मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमतियों के बावजूद बोल्शेविकों ने बेस्ट लिटोवर्स्क में जर्मनी में संधि कर ली। तो देखिए, एक तरीके से बोल्शेविकों की सबसे बड़ी बात ये भी थी, ये सीधा क्रांति पर ही विश्वास रखते थे, यानी कि सीधा ही एक तरीके से डायरेक्टली आंदोलन करते थे और क्रांति पर विश्वास रखते थे। तो जैसे कि इन्होंने फिर वहाँ पर संधि कर ली, एक तरीके से लिटोवर्स्क में संधि कर ली। तो आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने के लिए एक मात्र पार्टी रह गई थी। तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। तो एक तरीके से इसको रूस की पार्लियामेंट का दर्जा दे दिया गया। तो ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था और गुप्तचर जो पुलिस थी, जिसे पहले चेका और बाद में OGPU व NVKD का नाम दे दिया गया था। तो बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले को दंडित करती थी, जिस मतलब इसका काम एक तरीके से जो ये गुप्तचर पुलिस थी, तो बोल्शेविकों को लिए जो भी एक तरीके से कोई भी आलोचना करता था तो उसे दंडित करने का काम इसका था। तो बाद में क्या हुआ था, जो बहुत सारे युवा लेखकों और कलाकारों थे तो उनकी पार्टी की तरफ भी आकर्षित हुए, क्योंकि वे समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। तो अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू कर दिए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग भी होने लगा था। तो देखिए चित्र 13 में मास्को में मई दिवस का प्रदर्शन, जो कि 1918 का है। और देखिए बोल्शेविक की टोपी किस तरीके की थी। तो सोवियत टोपी यानी कि बुदिया नौका पहनने वाला सिपाही। तो देखिए बुदिया नौका इस तरीके की थी, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये बॉक्स 3 है, जिसमें अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाकों के 2 दृष्टिकोण दिए गए हैं। तो इसे आप पॉज करके पूरी तरीके से पढ़ लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट करके आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ऑलराइट, और जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गृह युद्ध। तो देखिए गृह युद्ध किस तरीके से हुआ। तो जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, तो वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। तो गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की।
तो इनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक और रेडर्स से लड़ने के लिए दुकड़ियाँ संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांतियाँ यानी कि ग्रीन्स और जार समर्थक वाइट्स का ही नियंत्रण रहा। तो किस किस का नियंत्रण रहा? एक तरीके से जो सामाजिक क्रांतियाँ थी उनमें ग्रीन्स का, और जार समर्थक यानी कि जो जार निकोलस द्वितीय के समर्थक थे उनमें वाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस के समाजवाद में फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी, और इन टुकड़ियों को बोल्शेविकों के बीच चल रहे गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल गई। तो एक तरीके से ये पूरा जो था बोल्शेविकों के बीच और पूरे रूस के अंदर, ये एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति बन गई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनकी हानि हुई। उसमें हुआ क्या कि लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो वाइट्स में जो निजी संपत्ति में हिमायत थी, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, और उनकी इन हरकतों के कारण गैर बेल्शेविक के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। एक तरीके से जो बेल्शेविक थे तो उनके प्रति लोगों का जो समर्थन था वो घटने लगा था। तो जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। फिर हुआ क्या कि उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जदीदियों की मदद से कामयाबी मिली थी, जहां रूसी उपनिवेशवादी में बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे। तो वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। तो ऐसे में मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के लिए स्थानीय राष्ट्रवादियों का भी बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। तो ऐसे हालात में हुआ क्या कि जो बहुत सारे लोग थे तो अब ये समझने लगे थे कि जो बोल्शेविक है वो सरकार क्या चाहती है, कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है, यानी कि बोल्शेविक सरकार का एक तरीके से पूरा नियंत्रण था। तो उसमें बाद में हुआ क्या कि आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रवादियों को सोवियत संघ USSR दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य ने बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया। तो राज्य के अंतर्गत राजनीतिक संवियनता दे दी गई, और लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने राष्ट्रीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयों का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। तो देखिए, तो आपने एक तरीके से पूरा का पूरा इसका नामकरण भी देख लिया, USSR कहाँ से आया और एक तरीके से सोवियत कहाँ से आया, या सोवियत संघ किसे कहा गया, क्यों, किस तरीके से, कैसे बना। तो ये पूरा का पूरा आपने डिटेल्ड में पढ़ लिया। अगर आपसे मतलब कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है रूसी क्रांति से रिलेटेड, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसका जो है वो आंसर लिख देंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक तरीके से थ्योरी टाइप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो थ्योरी टाइप में आपको क्या है कि जो आप समझ रहे हैं तो समझ करके ही आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा। वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड जो UPSC परीक्षा में, मेंस की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनकी आप आंसर राइटिंग करेंगे अपने अकॉर्डिंग और अपने शब्दों में। तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो जो इसमें शब्द ये यूज़ किए गए हैं, घुमंतुवाद, ये मार्क्सवाद, इस तरीके से, तो ये सभी जो शब्द है एक तरीके से आपको यूज़ उसमें करने हैं। ऑलराइट, तो देखिए अब आगे, तो समाजवादी समाज का निर्माण। तो अब हुआ क्या कि जो गृह युद्ध हुआ था तो उनके दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों में राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। तो उन्होंने किसान को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी थी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। तो जब्त की गई खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविकों यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। तो शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई और अफसर से इस बात का हिसाब लगाते हुए कि अर्थव्यवस्था किस तरह से काम करती है। तो देखिए, तो यहाँ से एक और चीज़ भी हमारे सामने आती है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध की घटना के बाद लोग जो है एक तरीके से आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे। तो ऐसे में आर्थिक मंदी से जूझने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो समय था वो काफ़ी ज़्यादा समय जूझने के बाद लगा, यानी कि कम से कम 10 साल का जो समय था वो लग गया था स्टैंड होने में देशों को। तो ऐसी स्थिति में होने के बाद कुछ लोगों के जो विचार थे, अब विचार वो ये थे
कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है। तो इस आधार पर उन्होंने 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर दिए थे। तो इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाने जो थी वो शुरू कर दी। तो पहली दो योजना में 1927 से लेकर 1932 और 1933 से लेकर 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। तो केंद्रीकृत नियोजन में आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। तो देखिए, तो यहाँ से हुई पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। तो देखिए, जैसा कि आपको वर्तमान समय में पता होगा कि इंडिया में भी एक तरीके से पंचवर्षीय योजना जो है वो स्थापित की जाती है, यानी कि उसके तहत कोई ना कोई एक तरीके से देश का डेवलपमेंट करने के लिए इन योजनाओं को लाया जाता है, यानी कि देश का आर्थिक जो व्यवस्था है उसको बूस्ट करने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो देखिए, इनके दौरान हुआ क्या था कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सभी तरीके की कीमत जो थी वो स्थिर कर दी और केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। तो औद्योगिक उत्पाद बढ़ाने लगा और 1929 से लेकर 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई और नए नए उद्योग शहर अस्तित्व में आए। तो देखिए, मगर तेज निर्माण कार्य के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी और मैग्निटोगर्स शहर के एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। तो इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका और रियासी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। तो एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई कि फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किया जाए। तो देखिए, तो चित्र 14 में देखिए, तो कारखानों में समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था। तो कारखानों को क्या माना जाता था? समाजवाद का प्रतीक। तो इसमें पोस्टर में लिखा है कि चिमनियों में निकलता हुआ धुआं और सोवियत रूस की सांस है। तो सांस क्यों है? तो चिमनियों में जो धुआं निकलता था एक तरीके से वो उद्योग को दर्शाता था। उद्योग को दर्शाने का मतलब है कि यानी कि एक तरीके से अगर उद्योग होता था तो सोवियत संघ का पूरा अर्थव्यवस्था जो है इससे जुड़ी हुई थी, तो इसकी सांस थी एक तरीके से, यानी कि ऑलराइट। तो देखिए, इसमें 3 दशक में सोवियत संघ के एक स्कूल में पढ़ते बच्चे, तो इसमें बच्चे जो है अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो सोवियत संघ था वो एक ऐसा देश था जिसने अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाने की कोशिश की थी और अर्थव्यवस्था पर उसने काम करने की कोशिश की थी। तो इसमें देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगर्स का एक बच्चा, तो यह बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। तो किसके लिए काम कर रहा है? सोवियत रूस के लिए। तो 3 दशक के बाद कारखानों का भोजन कक्ष, तो देखिए, तो ये भोजन कक्ष बना दिया गया था कारखानों के लिए, ऑलराइट। तो इस तरीके की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो थी वो सोवियत संघ के द्वारा कर दी गई थी। अब देखिए नए शब्द, तो स्वायत्तता, तो यानी कि स्वायत्तता का मतलब होता है अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार, और घुमतु का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहे बल्कि अपनी ही आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, और कार्य स्थिरता कहा जाता है काम के हालात। तो ये शब्द काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जिनका यूज़ करके आप एक तरीके से मेंस की परीक्षा में पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं इतने ज़्यादा इम्प्रेशन बनाते हैं कि जो एग्ज़ामिनर होता है तो वो आपकी कॉपी को देखकर ही समझ जाता है कि हाँ, कि बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लिखने की जो है वो कोशिश की है और उसने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझकर पढ़ा हुआ है, ऑलराइट। तो देखिए, तो आज ये आपका होमवर्क है बॉक्स 4। तो इसमें यूक्रेन के एक गांव का समाजवादी खेती के बारे में वर्णन दिया गया है। तो इसमें से जो आपको समझ आएगा वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका स्क्रीनशॉट करके आपको स्टडी करना है इसको, ऑलराइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो उसमें हुआ क्या था कि जो महिलाएं कामगारों के लिए बच्चे और फैक्ट्रियों में बालवेड़ियाँ खोल दी गई थी, तो सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई और मजदूरों के लिए आदर्श रियासी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन समिति थी। तो देखिए, जैसा कि हमने चित्रों में भी देखा और एक तरीके से हमने इस क्रांति का जो उद्देश्य देखा
तो केवल मजदूरों और किसानों के लिए अधिकार जो थे वो एक तरीके से स्थापित किए गए। यानी कि किसानों और जो अ, कृषि यानी कि जो किसान थे और जो मजदूर थे, तो किसानों और मजदूरों को काफ़ी ज़्यादा किसी ने बात नहीं की थी आज तक, और उनको अधिकार भी नहीं दिए गए थे। तो इनको पूर्ण तरीके से अधिकार दिए गए, जैसा कि हमने चित्र में भी देखा। तो देखिए, स्टालिनवाद और सामूहिकरण। तो नियोजित अर्थव्यवस्था के शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। तो 1917 से लेकर 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। तो सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी गई थी कि उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभालने वाले स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए, और उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच सकते, और स्थिति पर काबू पाने के लिए स्टेटबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। तो साल 1928 में हुआ क्या कि जो पार्टियों के सदस्य थे उन्होंने अनाज उत्पाद इलाकों का दौरा किया और उन्हें किसानों को जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। तो रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद फैसला लिया गया कि जो फसलें हैं उनके पक्ष में एक तर्क दिया गया कि जो अनाज है उसकी कीमत कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। तो 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। तो आधुनिक खेत विकसित करने के लिए उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना और किसानों के ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी था। तो एक तरीके से जो खेत लोगों को छोटे छोटे दिए गए थे अब उनको बड़ी ज़मीन दे दी गई थी। तो बड़ी ज़मीनों का मतलब था कि उसमें जिससे कि वो मशीनों के द्वारा एक तरीके से खेती कर पाए और उसे डेवलप कर पाए। यानी कि जो खेती है एक तरीके से रूस के लिए अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत जो है वो पहलू बन गई थी, क्योंकि उसे रूस को पता चल गया था कि मजदूरों और किसानों से वो अपनी अर्थव्यवस्था और देश को किस तरीके से नियंत्रित कर सकता है। तो इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। साल 1929 से पार्टी से सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में काम करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया और ज़्यादातर जमीन और साजे सामान सामूहिक खेतों का स्वामित्व सौंप दिया गया। तो सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते रहे और गोलखेरों के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया गया। तो ऐसे में जब ये फैसला लिया गया कि गुस्साए हुए किसानों को सरकार का विरोध किया और अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। तो साल 1929 से लेकर साल 1931 के बीच मवेशियों की जो संख्या थी वो 1/3 कमी आ गई। तो मवेशियों आपको पता ही है, एक तरीके से जो खेत में काम करने वाले जानवर होते हैं उनको मवेशी कहा जाता है। तो सामूहिकरण का विरोध करने के लिए सख्त सज़ा दे दी गई और बहुत सारे जो लोगों थे उनका निर्वासन का यह देश निकला दिया। और सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी, और वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने समितियां स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जा सकी। तो बाद में किया गया कि सामूहिकरण के बावजूद उत्पाद के नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि साल 1930 से लेकर 33 के बीच की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मरे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ऐतिहासिक घटना ये रही कि 40 लाख से ज़्यादा लोग एक तरीके से भूखमरी के वजह से यानी कि अकाल की वजह से मर गए थे, क्योंकि एक तरीके से जो खाने का अन्न था यानी कि जो खेती थी वो फसलें बेकार हो गई थी, क्योंकि किसानों ने जब खेती ही नहीं तो फसलें कहाँ से होगी। तो पार्टियों में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादनों में पैदा हो रहे भ्रम को सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। तो स्टालिन ने और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया, जिससे देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। तो साल 1929 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को यह जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था।
बहुत सारे लोगों को यह यातनाएं दे देकर उनसे ये इस आशय के बयान लिखवा दिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। ऑलराइट, तो देखिए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा रूस की जो कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अधिकार भी लोगों को दिए गए, कहीं ना कहीं अच्छे काम भी किए गए, परंतु कुछ ऐसी कैसी स्थिति भी आई, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आई जिसकी वजह से जो किसान और मजदूर थे उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कष्ट भी सहना पड़ा। तो लोग जो थे वहाँ पर एक तरीके से लगातार मर रहे थे। ऑलराइट, तो आप लोगों को ये स्रोत भी पढ़ने हैं जो सामूहिकरण का विरोध, सरकार की क्रियाओं को सरकारी विवरण, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, तो इस चित्र में क्या दिया गया है, तो विशाल सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए जुटी किसान औरतें। तो विशाल फार्मों में काम करने के लिए किसानों की एक तरीके से किसान औरतें हैं। तो देखिए ये स्रोत जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ने हैं। तो ये चित्र देखिए, तो सामूहिकरण के दौर का एक पोस्टर जिसमें लिखा है कि हम खेती में कमी लाने वाले कुलक पर वार करेंगे। तो जो एक तरीके से खेती पर जो कमी लाएगा उस पर हम वार करेंगे। तो देखिए आप इसमें ये चित्र देख सकते हैं, एक तरीके से पूर्ण तरीके से वो खेती दिखाई गई है और इसमें एक बंदूक लिए इसमें एक ऑफिसर दिखाया गया है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद। तो कल हम बात करेंगे रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव के बारे में। ऑलराइट।